हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है बिग बास्केट के फाउंडर की। तो उन्होंने बोला है क्विक कॉमर्स के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उनका क्या रीजन है, उनका कहना है कि क्विक कॉमर्स के अंदर मार्जिन कम होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक जमाना था जब ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी के अंदर बिग बास्केट राज किया करता था। उसके बाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आए, उन्होंने कहीं ना कहीं का मार्केट शेयर खराब किया। फिर उनको रियलाइजेशन हुई कि भाई हमको भी क्विक कॉमर्स में घुसना पड़ेगा। स्टार्ट किया इन्होंने बीबी नाउ से, जहाँ पे डिलीवरी टाइम को घटाया गया। अब ये भी एक तरह से क्विक कॉमर्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अभी के टाइम पे 50% से ज्यादा इनका जो बिजनेस है नॉन ग्रोसरी आइटम के अंदर, वो क्विक कॉमर्स से ऑपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अच्छे लेवल पे इन्होंने क्विक कॉमर्स को अडॉप्ट कर लिया है। रिसेंटली हमने सुना था कि अपने स्टोर के साइजेस को भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। जो 2 से 2,500 स्क्वायर फीट की हुआ करते थे, उसको 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट तक ले जाएंगे। और टाटा इन्हीं की कंपनी है, तो टाटा के और भी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट करेगी अपने साथ पे। ये अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लेके थोड़े से कॉशियस रहने वाले हैं। 800 स्टोर्स है, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। प्रॉफिटेबल रहने की ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा बर्न नहीं करेंगे। इनका ये प्लान है, क्योंकि अभी क्विक कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा फोमो हो गया है। और उस फोमो के चक्कर में कहीं ये ना हो कि क्विक कॉमर्स बनाने के चक्कर में पूरा बिजनेस खराब हो जाए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने शेयर करी है, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू की। मतलब अगर आप एक बार ऑर्डर करते हो तो कितने रुपए का करते हो ऑन एवरेज। तो अभी के टाइम पे 850 रुपए का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इनके पूरे के पूरे बिजनेस का। अगर मैं ट्रेडिशनल बिग बास्केट की बात करके चलूं, जो कि पायनियर था, अगर ग्रोसरी डिलीवरी की बात करके चले, वो 14 से 1500 रुपए के आसपास एवरेज ऑर्डर वैल्यू रखता था। बट क्विक कॉमर्स में जो इन्होंने काम किया है, उसमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू घट के 500-600 आ गया है। तो शायद यही बहुत बड़ा रीजन है। उनका कहना है कि ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना मुश्किल है, क्योंकि देखो, आप एमआरपी से ऊपर ज्यादा बेच नहीं सकते। आप ज्यादा ज्यादा चार्जेस उल्टी सी चीजें करोगे तो कस्टमर कहीं और प्लेटफॉर्म पे भाग जाएगा। आपको ऑफर्स भी निकालने पड़ेंगे, डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा लेते हो, मान के चलो मैं सिर्फ 10% के ऊपर ऑपरेट करता हूँ। ऑल्दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग परसेंटेज होते हैं, पर मान के चलो मैं 10% एवरेज मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 5,000 का है, तो 10% मतलब 500 रुपए बच रहा है। मैं अपने सारे खर्चे निकाल सकता हूँ, बिजनेस बना सकता हूँ। बट अगर मान लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाता है 500 रुपए का, तो मेरे को 50 रुपए ही मिल रहे हैं। मेरे खर्चे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम ब्लू स्मार्ट की बात करके चले, जो अभी रिसेंटली खबरों में था कि भाई उबर उनको खरीद सकता है, तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस को दुबई के अंदर बंद कर दिया है। मतलब बिजनेस बंद कर रहे हैं। ऑल दो 70 करोड़ के आसपास उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, बट उनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनको समझ में आया कि भाई हमको रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। इसके चक्कर में जो उनकी फ्लीट्स थी, मतलब गाड़ियां थी, उसको उन्होंने बेच दिया और दुबई छोड़ के जा रहे हैं। इनका मन है भाई 6 से 8 क्वार्टर के अंदर, मतलब 1.5 से 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाना है और आईपीओ भी जल्दी निकालना है। फिर तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या अप्रोच रहेगी। जो खबरें कह रही है, क्या उबर कोई बड़ा प्लेयर उनको खरीद लेगा, या फिर ये खुद से एक बड़ा बिजनेस बना के आईपीओ निकालेंगे। लेट्स सी, ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी हीरो मोटोकॉर्प की बात करके चले, तो उन्होंने यूलर मोटर के अंदर 32.5% स्टेक एक्वायर कर लिया है। ये एक ईवी स्टार्टअप है 3 व्हीलर्स की। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, आपने शायद इनको रोड पे भी देखा होगा। हीरो मोटोकॉर्प बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है ईवी सेगमेंट के अंदर। पहले एथर एनर्जी के 40% स्टेक इन्होंने खरीदे, अब यहाँ पे भी परसेंटेज खरीद लिया है। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प को बहुत इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है पूरे सेक्टर में। बाकी ड्रोन्स की बात करके चले, तो ड्रोन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो एक अच्छी खबर है भाई। गवर्नमेंट जीएसटी को यूनिफॉर्म करने वाली है कमर्शियल ड्रोन्स के लिए। मतलब अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ड्रोन को यूज करते हो, तो आपको टैक्सेस ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। देखो, पहले रूल था कि भाई 5% टैक्स लगेगा जो कमर्शियली यूज ड्रोन है। अब उनमें अगर कैमरा लग गया तो 18% लगेगा, और अगर पर्सनल यूज के लिए आ रहे हैं तो 28% लगेगा। तो कहा जा रहा है कि भाई ये क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी, 5% आ जाएगा। क्योंकि अगर स्मार्टली सोचोगे, पर्सनल यूज के लिए ड्रोन कौन यूज करता है? किसी घर में स्टॉक करने के लिए थोड़ा लगा रहा है। अगर कोई ड्रोन ले भी रहा है तो वो वीडियो बना रहा है, और वो वीडियो को कहीं यूट्यूब पे डालेगा, कहीं पे डालेगा, तो कमर्शियल पर्पज तो आ ही रहा है ना कहीं ना कहीं। तो क्या ये डीजे वीजे वाली कैटेगरी वाले ड्रोन के ऊपर 28% लगे रहने देंगे? ये तो जब होगा अप्लाई तभी समझ में आएगा। बाकी कोको कोला पेप्सी की बात करके चले, तो उन्होंने 10 रुपए वाली नो शुगर ड्रिंक निकाल दी है इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली रिलायंस ने भी यही किया था, फिर ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थम्स अप का एक्स फोर्स आया है, कोको कोला जीरो, स्प्राइट जीरो,
पेप्सी नो शुगर सब आ गए भाई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि भाई इस बार हम कोला वॉर देखेंगे और ये शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी गर्मियां नहीं आई है, जस्ट वेट एंड वॉच। नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बार पीक की गर्मी आने दो, फिर देखो ये कोला वॉर कितनी खतरनाक होती हुई दिखाई दे सकती है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मेरी कैलकुलेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमको देखने को मिलेगा। बाकी सब कुछ तो समय ही बताता है। बाकी डीकैथलॉन इंडिया की बात करके चले तो 197 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर उन्होंने। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखो और आपको बहुत ही मजेदार फैक्ट दिखाता हूँ। देखो भाई, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, एक्सपेंसेस घटे हैं जिसके चक्कर में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब ये बेसिकली क्या किया गया है, जो मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने ना कंसोलिडेशन करी है। इन्होंने अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करी है। जहां जहां पे भी अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा था वहां पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। डेटा टर्म्स की बात करके चले तो पावर, रेंट, एडवर्टाइजिंग, आईटी, फ्रेट, लीगल एक्सपेंसेस 4.5% के आसपास रिडक्शन करी गई है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो अगर आप खर्चे कम करोगे तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पहले लॉस कर रहे थे, अब ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पे पहुंच गए हैं। 1 रुपए कमाने के लिए 95 पैसा ही खर्च करते हैं। ठीक है भाई, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं अगर देखा जाए तो। इनके जो सीईओ है ना, उनका कहना है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू ले जाएंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे करंट रेवेन्यू को। वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर 10 क्लब की है। उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया भाई। $70 मिलियन रेस कर चुके थे इन्होंने ना। अपने सीड राउंड के अंदर $40 मिलियन रेस करे थे, तब ये खबरों के अंदर निकल के आए थे कि भाई क्या काम कर रहे हैं। बेंगलुरु बेस एक ई कॉमर्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म था, बट पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ वेंडर्स की पेमेंट नहीं दी गई, बहुत जगहों पे डिले दिखाई दिया, सैलरी पूरी नहीं दी गई एम्प्लॉयज की। कहा तो ये ज्यादा 6-6 महीने तक पार्शियल सैलरी दी गई है एम्प्लॉयज को। तो भाई हाल तो बुरा है, बट वही है ना, पता नहीं इतना पैसा बर्न करके क्या करती है कंपनी। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपका लॉस भी चल रहा है तो शायद आपने किसी से अगर पैसा लिया है तो उसको चुकाना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। या अगर आपके जो स्टेक होल्डर्स है, अगर आपके एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को तो सैलरी मिलती रहनी चाहिए ना। आप चाहे लॉस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या अगर आपके कोई वेंडर है, किसी ने आप पे भरोसा किया है, किसी ने आपको चुना है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपको कमीशन दे रहा है, आप उसको कमीशन वापसी नहीं दोगे भाई, ये ना बहुत गलत चीज होती है। मुझे याद है आसमी बाजार जो फटा था ना, उसके चक्कर में बहुत लोग रोए थे और कहीं ना मार्केट में ट्रस्ट उठ गया था लोगों का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। शायद आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम पे बहुत छोटे हो गए, और जो लोग बड़े हो गए उनको शायद बिजनेस का उतना नहीं पता होगा कि भाई आसमी बाजार कितना बड़ा कांड करके गया था। अगर आपकी जान पहचान में किसी ने आसमी बाजार में कोई जुड़ा हुआ था ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हाल हुआ था। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ ना बैंकरप्सी हो रही है, बैंकरप्सी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले बायजूस के टाइम पे भी बोला था कि भाई कंपनी क्यों बंद हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो लोगों को लगा था मैं बायजूस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बायजूस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनसे जितने लोग जुड़े होते हैं ना, उनका सोचो कि उनके साथ कितना बुरा हो जाता है। और आपको लगता है ना फाउंडर ऐसा है वैसा है, यार हर एक फाउंडर ना जब बिजनेस बनाता है ना, तो वो अच्छा ही काम करना चाहता है, वो एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व ही करना चाहता है। बट एक्चुअली वो बिजनेस नहीं बन पाता। वो क्यों नहीं बन पाता? क्या इन्वेस्टर का प्रेशर होता है, वो अपना बिजनेस मॉडल नहीं ढूंढ पाते, या मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कर रहे हो ना, तो बैंकरप्सी जब होती है ना, तो उसको दुख वाली नजर से देखा करो। ये मत किया करो अच्छा होगा हो गया। अगर मैं गोदरेज की बात करके चलूं तो उन्होंने क्रीम लाइन डेयरी के 930 करोड़ के अंदर शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। देखो कहानी क्या है, जो गोदरेज एग्रोवेट है ना, उनके पास में ऑलमोस्ट 52% स्टेक्स पहले से ही थे। अब बचे हुए उन्होंने स्टेक्स क्रीम लाइन डेयरी से खरीद लिया है। अब पूरा बिजनेस गोदरेज के पास आ गया है, अब वो उसको ऑपरेट करेगा। बाकी आकाश ग्रुप की बात करके चले तो वो 500 करोड़ रुपए आकाश डिजिटल में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। आकाश डिजिटल 2.0 लॉन्च किया गया था 1 साल के आसपास। बायजूस का जब नेगेटिव खबरें निकल के आई थी, आकाश अलग होता हुआ दिखाई दिया था, तब ये खबरें निकल के आई थी कि आकाश डिजिटल हम शुरू कर रहे हैं, उसी टाइप की चीजें कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हम 10 से 20% सस्ते देंगे ऑफलाइन कोर्सेज से। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है एडटेक तो समझने की कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर कि बिजनेस कैसे बनाना है। क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो तैयारी कर रही है अभी कोविड के बाद में, फिर वो ऑफलाइन जाके तैयारी करना ज्यादा प्रेफर कर रही है, वरना ऑनलाइन करता है तो यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर हम स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात करके चले तो मार्केट में ऐसा हो रखा है कि आइदर कुछ ऐसे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता, और जिनको आता है वो बेच रहे हैं, वो उस भीड़ के अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जो बायर्स है उनके दिमाग में परसेप्शन आ रखी है कि भाई 200 रुपए का कोर्स लूंगा और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। तो बायर्स की एक्सपेक्टेशन भी खराब है कि भाई कुछ 200-500 रुपए के कोर्स में लाइफ चेंज तो आपकी कभी नहीं होने वाली। और जो कोर्स बेच रहे हैं, जो ओवर सेल कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि भाई आओ मैं आपको बताता हूँ आप ज़िंदगी कैसे बदल सकते हो, कैसे ये कर सकते हो। आओ मेरी 99 रुपीज़ की वर्कशॉप जॉइन कर लो। 99 की वर्कशॉप में 5,000 का प्रोडक्ट पिच मार देते हैं। 5,000 के कोर्स के अंदर फिर कुछ लाख रुपए की मेंटरशिप, 2 लाख रुपए की मेंटरशिप मार देते हैं। उसके बाद में फिर हैंड होल्डिंग, कंसल्टिंग वंसल्टिंग में 10-10, 12-12 लाख रुपए का बिज़नेस बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ गलत है, बट यार थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो ना यार, कि अगर कोई एक्चुअल प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो चार्ज तो करेगा ही। बट इंडिया में रियलिटी ये है कि आपको फनल बना के ही बेचना पड़ेगा। मेरा भी अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। आपने बहुत रेयर देखा होगा अभी पिछले कुछ टाइम में मार्केट करते हुए। मेरे को याद है मैंने लास्ट न्यू ईयर के आसपास मार्केट किया था, उसके बाद मैंने मार्केट करना ही छोड़ दिया। रीज़न क्या है, क्योंकि ना न्यू ईयर पे मैंने बहुत डिस्काउंट निकाल दिया, जिसके चक्कर में कुछ रॉन्ग ऑडियंस आनी शुरू हो गई। फिर मुझे लगा कि भाई नहीं, ये वाली चीज़ें सबको नहीं अवेलेबल करानी है। जिसको एक्चुअल ज़रूरत होगी वो ले लेगा। लैंडिंग पेज में हमने सब कुछ लिख रखा है कि आपको क्या मिलेगा, कैसे रहेगा, कोर्स ड्रिपिंग के अंदर है, सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितनी वीडियोज़ है, कौन-सी वीडियो का कितना ड्यूरेशन है। इनफैक्ट हमने ये भी लिखा हुआ है कि भाई हम काला जादू नहीं करते, कोई ओवरनाइट रिज़ल्ट की कोई गारंटी नहीं देते। तो इतना कुछ कहने के बाद में अगर कोई ले रहा है तो वो सीरियस ही होगा, और मैं ज़्यादा पुश भी नहीं करूँगा तो सही है। अब अगर कहानी बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बेची है, मैंने कैसे बेची है, आओ मैं आपको फ्रेमवर्क सिखाता हूँ, आओ मैं आपको इतने रुपए की कंपनी बेचना सिखाता हूँ, ये फलाना-ढिमकाना। अरे भाई मैं लकी था, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे तारे बुलंद है। मैं सही टाइम पे घुस गया। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं चीज़ों को समझ पाया। मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होता चला गया। 14 साल लग गए। स्टार्टिंग के 5-6 साल तो मतलब मैं कहूँगा मार्केट में कॉम्पिटिशन भी नहीं था। तो मेरे लिए ना बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रही। बट आज के टाइम पे ना वही सेम फॉर्मूला रेप्लिकेट करके शायद कोई उतनी बड़ी कंपनी ना बना पाए। बट मेरे कोर्स के अंदर जितना मुझे आता है मैंने वो सारी चीज़ें सिखा दी है। सारे ट्रेड सीक्रेट्स दे दिए इनफैक्ट। बाकी Xiaomi इंडिया की बात करके चले तो वो गवर्नमेंट से सेटलमेंट करने का प्लान कर रही है टैक्स इवेजन केस के अंदर। ऑलमोस्ट 4700 करोड़ रुपीस इनके फंसे पड़े हैं, जिनको ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अथॉरिटीज ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी, जहां पर कस्टम कंप्लायंस का कुछ इशू था। ईडी ने भी इनको कंप्लायंस वॉयलेशन के अंदर पकड़ा था। अब ये कह रहे हैं भाई छोड़ो, जो भी करना है लो दो खत्म करो, जो फाइन लगाना है लगाओ, लेट्स सी क्या होता है आगे। Xiaomi का इंडिया में 12% का मार्केट शेयर है। वीवो Xiaomi से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब वीवो नया-नया आ रहा था, एमआई राज कर रहा था इस चाइनीज़ वाली मार्केट के अंदर। वीवो जब आया ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, टेक यूट्यूबर्स ने वीडियोज़ बनाई थी कि भाई वीवो इज़ फ्रॉड, वीवो के अंदर मून नाइट सेल्फी कैमरा है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। और मेरा एक साहिल खन्ना व्लॉग वाला चैनल होता था, उसमें क्रिकेट वाली एक वीडियो थी, उसके अंदर मेरे पास एक वीवो का फ़ोन था, मैंने उसी से वो वीडियो बनाई थी। और बहुत अंधेरा हो चुका था, रात के 7:30 बज चुके थे, और बहुत अंधेरे के अंदर वीडियो शूट कर रहा था और एकदम ब्राइट सी दिखाई दे रही थी। तो मैंने उस वीडियो में बोला था, मैं भाई देख लो मूनलाइट सेल्फी कैमरे से खींची है मैंने, और आज देख लो वीवो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो $1 बिलियन सालाना वो लूज कर रहा है अपने एप्पल टीवी प्लस से। मार्केट शेयर कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, दबा के वो कंटेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस बन नहीं रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने अपने कंटेंट के खर्चों को घटाया था, $500 मिलियन लेके गए थे। उससे पहले $5 बिलियन एनुअली खर्च कर रहे थे। सबसे बुरी चीज पता है क्या, इनका चर्न रेट, मतलब एवरेज एक बार कोई बंदा लेता है तो कितने टाइम के बाद इनको छोड़ देता है। 7% का फरवरी के अंदर चर्न रेट था। नेटफ्लिक्स का 2% है। तो एक सैस कंपनी के लिए, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन पे चलती है कंपनियां, उनके लिए चर्न रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये इंडस्ट्री से देख लो आप कितने टाइम्स हायर है। इनके जो पेड सब्सक्राइबर्स है उसका अभी डेटा अभी मार्केट में आया ही नहीं है। अगर एनालिस्ट की बात करें चले तो उनका कहना है 30 से 40 मिलियन यूजर्स के बीच में हो सकता है। नेटफ्लिक्स के 300 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है। तो कहीं ना कहीं एप्पल टीवी का हाल तो बुरा हो रहा है। मैं तो कहता हूँ भाई जियो के साथ बंडल कर लो, जियो रिचार्ज कराओ, एप्पल टीवी दे दो, कुछ तो चलेगा, कुछ तो रिकवरी आएगी तुम्हारे पास। बाकी परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो वो $1 बिलियन फिर से रेस कर रहे हैं। 2 गुना वैल्यूएशन हो गई 3 महीने के अंदर। अभी पैसा रेस किया था, अब फिर से पैसा रेस कर रहे हैं। दिसंबर 2024 के अंदर $9 बिलियन पे पैसा रेस किया था। अभी रिपोर्ट्स कह रही है कि $1 बिलियन ये रेस करने वाले हैं $18 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और रीजन क्या है भाई, बहुत खतरनाक कंपटीशन हो गया है। पहले परप्लेक्सिटी ना एक पायनियर हम कह सकते हैं, जो कि एआई सर्च इंजन्स पे जा रहा था। अब एंट्रोपिक ने भी अपना वेब सर्च निकाल दिया है। गूगल भी अच्छे लेवल के ऊपर वेब सर्च टेस्टिंग कर रहा है। चैट जीपीटी वालों ने भी वेब वाला ऑप्शन निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं सबको काम तो करना पड़ेगा और पैसे तो रेस करने पड़ेंगे। इन्होंने अपना रिसेंटली एजेंटिक ब्राउजर निकाला था कॉमेट करके। इसके बारे में टेक वाले चैनल के ऊपर बताऊंगा कि क्या होता है एजेंटिक वगैरह वगैरह। बट मान के चलो परप्लेक्सिटी अच्छा कर रहा है पैसा रेस करके, क्योंकि उनको अब लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अगर हम ग्लोबल डेट की बात करके चले तो वो $100 ट्रिलियन से ज्यादा चला गया है। और इंटरेस्ट
कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज नॉट गुड। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का हाल थोड़ा ठीक नहीं है। बहुत सारी जो राइजिंग इकोनॉमीज है उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ उनको मिल रहा है। मतलब जो ओईसीडी कंट्रीज है ना, उनका इंटरेस्ट रेट 3.3% बढ़ा है जी उनके जीडीपी से। तो दिस इज नॉट गुड। उनके डिफेंस स्पेंडिंग से ज्यादा उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी खबर बताऊं, आधे के आसपास ओईसीडी की जो कंट्रीज है उनका जो इमर्जिंग मार्केट और गवर्नमेंट डेट्स है और जो कॉर्पोरेट कंपनियों ने डेट ले रखा है उसका 1/3 2027 में मैच्योर हो जाएगा। मतलब ये पैसा देना पड़ेगा या फिर आपको रीफाइनेंस कराना पड़ेगा। रीफाइनेंसिंग कॉस्ट फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी। शायद हो सकता है रीफाइनेंसिंग होना, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा पूरा बर्डन इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा। अगर हम बोरोइंग कॉस्ट की बात करके चले तो 4% थी 2020 के अंदर, 6% 24 के अंदर हुई, और अगर कुछ रिस्की इकोनॉमीज है तो वहां पे 8% तक जा रहा है। एंड दिस इज नॉट गुड। एक जगह पे डेट बढ़ रहा है, एक जगह पे इकोनॉमियां खराब हो रही है, और एक जगह पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बहुत सारी कंट्रीज दिवालिया घोषित हो सकती है? लेट्स सी। बाकी अच्छी चीज ये है भाई, हमारा करेंसी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया है। 10 वीक हाई पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। 86 रुपीज पर डॉलर से नीचे गया है। खुशी मनाओ। बाकी मार्केट भी अच्छी रही है भाई। सेंसेक्स 3000 पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 5 दिन के अंदर। मतलब पूरा हफ्ता अच्छा रहा है ओवरऑल। बाकी आप देखो कि क्या रहा है, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। निफ्टी वगैरह बढ़ता हुआ तो दिखाई दिया है, पर आप स्मॉल कैप मिड कैप्स को देखो, अच्छे लेवल पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। फिर तो आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो तारा वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।